तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, प्लीज डू लेट मी नो मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है कि नहीं, है ना। प्लीज कंफर्म कि मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। यस सर। हो यस रहा है सर। ना। ठीक है, वेरी गुड। तो आज जो है वो हम लोग करंट अफेयर्स सेशन का पहला क्लास अब जो है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और इस क्लास पे हम लोग जो है वो बजट, बिहार बजट, यूनियन बजट में बिहार के लिए क्या प्रोविजंस हैं, और जो बिहार का बजट है वो, और बजट से रिलेटेड कुछ की इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को जो है वो हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम लोग थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि इन प्रोविजंस को हम लोग कैसे अपने आंसर्स में जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, मेंस के पर्सपेक्टिव के लिए। और ये जो क्लास होगा वो अभी जिन लोगों का 70th में इंटरव्यू होना है, अभी फर्स्ट फेज में जिन लोगों का बचा हुआ और सेकंड फेज में जिनका होना है, उनके लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और मेंस वालों के लिए तो अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो इसको क्लास को हम लोग शॉर्ट रखेंगे, पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम लोग एक एक करके यदि किसी का कोई डाउट होगा तो वो डाउट जो है वो हम लोग लेंगे। तो शुरू करते हैं, है ना। शुरू करें। जी। देखिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि टर्म जो है वो बजट के बारे में, है ना। बजट के बारे में दिख रहा है ना आप लोग को क्लियरली, ठीक है। तो यस सर। ये जो बजट है, आपको पता है कि इसका कहीं पे भी मेंशन जो है ना, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये टर्म, है ना। इट इज नॉट मेंशन्ड, है ना, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये यदि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा टर्म मेंशन्ड है इसके लिए, तो आपको पता ही है क्या है। एनुअल, है ना, फाइनेंशियल, ठीक है, फाइनेंशियल क्या है, स्टेटमेंट, है ना। इसको हम लोग एनुअल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में देखते हैं, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 112, 112, ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ चीज जो है वो साइड बाय साइड आप लोग याद करते चलिएगा, जैसे सेंटर स्टेट रिलेशन है ना। तो सेंटर स्टेट रिलेशन में जो सबसे पहले हमारा जो है आर्टिकल 245 से लेकर 255 तक, है ना, ठीक है। कौन सा लेजिस्लेटिव रिलेशन है, ठीक है, 256 से लेकर, है ना, 263 तक, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है। और 269 से लेकर कौन सा है, 293 तक जो है वो फिनेंशियल रिलेशन है। ये सब आर्टिकल अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है, सेंटर स्टेट रिलेशन। तो हमारा जो बजट है वो कौन सा है, आर्टिकल 112 में है, ये आप लोगों को पता है, ठीक है। तो ये बजट जो है वो बेसिकली क्या है, व्हाट इज दिस एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें हम लोग स्टेटमेंट किस किस पर्टिकुलर डोमेन में हम लोग स्टेटमेंट जो है वो देखते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट इसमें होता है कि एस्टिमेटेड रिसीट, ठीक है। कुछ कुछ पहले बेसिक प्रोविजन समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बजट के ऊपर जो है वो स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है, एस्टिमेटेड रिसीट मतलब कि सरकार का इनकम कितना है ना, उसके बारे में हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। दूसरा जो इसमें डिस्कशन होता है इस स्टेटमेंट में, वो क्या है, तो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, है ना, कि हमारा जो है वो कितना एक्सपेंडिचर होगा कौन से आर्टिकल या कौन से डिपार्टमेंट के ऊपर, तो उसमें हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। मतलब एक पहला हो गया इनकम, दूसरा क्या हो गया हमारा स्पेंडिंग, और तीसरा जो है कि जो कमिंग फिनेंशियल ईयर है उस फिनेंशियल ईयर में हमारा इकोनॉमिक हेल्थ कैसा रहेगा कंट्री का, ठीक है, हमारा कंट्री का इकोनॉमिक हेल्थ कैसा रहेगा, इसके बारे में हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये तीन टॉपिक्स के बारे में हमें पता चलता है। अब ये देखिए कि कुछ कुछ और प्रोविजंस जो है वो जान लेते हैं पहले, कि कभी भी जो हमारा रिसीट्स है या एक्सपेंडिचर है, इसको करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, कुछ अकाउंट होने चाहिए जहां पर पैसे आएंगे और जहां से पैसे हम निकाल सकते हैं। तो इन सब के बारे में आपने पढ़ा है कि भारत सरकार के पास तीन अलग अलग, थ्री सेपरेट जो है वो क्या है, तो फंड्स हैं, है ना। तीन डिफरेंट फंड्स हैं, जिनका म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर लें, ठीक है। तो तीन अलग अलग जो है वो फंड्स हैं। पहला फंड कौन सा है, जिनका म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर लें, ठीक है। तो पहला फंड कौन सा है, वो है कंसोलिडेटेड, है ना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कौन सा होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ, हम लोग क्या बोलते हैं, तो इंडिया। आर्टिकल्स जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि कभी भी आप पॉलिटी के आंसर्स में या फिर ऐसे इन जनरल भी यदि आंसर्स लिख रहे हैं और वहां पर यदि आप आर्टिकल मेंशन कर देते हैं तो उससे आपका आंसर जो है वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज इन आर्टिकल 266(1). कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या सब आता है, थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। तो जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस हैं आपके, ठीक है, डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो सब इसमें आता है। डायरेक्ट टैक्सेस में क्या सब आता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया आपका, है ना, और क्या आता है, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। तो ये सब सारा किस में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड में आएगा। उसके अलावा इसमें क्या आएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने भी हैं वो सारे भी इसमें आएंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस जितने हैं, जैसे जीएसटी हो गया आपका, है ना, कस्टम्स हो गया, ठीक है, कस्टम्स हो गया, ये सब भी इसमें जाएगा। तीसरा क्या आएगा
कि जो लोन हम लोग बोरो करते हैं, है ना, जो गवर्नमेंट लोन बोरो करती है वो भी इसमें जाएगा। तो ये सब सारा जो है वो एक तरह से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। दूसरा जो है वो कौन सा फंड होता है, तो हम लोग बोलते हैं इसको कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, है ना, क्या बोलते हैं, कंटिजेंसी, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसमें ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल आर्टिकल 267 में आता है ये, है ना, 267 में। इसमें क्या क्या होता है, बेसिकली इस फंड को बनाया ही जाता है किसी ऐसे एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए, ठीक है, जो क्या हो, तो अनफोर्सीन सरकमस्टांसेस के लिए हो, ठीक है, अनफोर्सीन सरकमस्टांसेस में जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसको मीट करने के लिए बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज कीजिए नेचुरल डिजास्टर आ गया, है ना, ठीक है, नेचुरल डिजास्टर आ गया, उसको केटर करने के लिए, ठीक है, या कहीं पर हमें इमरजेंसी कोई ऑपरेशन चलाना पड़ गया, ठीक है, इमरजेंसी कोई ऑपरेशन चलाना पड़ गया, तो इसके लिए हम लोग जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं। जो तीसरा होता है वो भी आपको पता है, वो कौन सा होता है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है, पब्लिक अकाउंट, ठीक है, पब्लिक अकाउंट ऑफ क्या होता है, तो इंडिया, है ना, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये कौन से आर्टिकल में होता है, तो आर्टिकल 266(2) में, ठीक है। तो ये तीन जो है वो अलग अलग फंड होते हैं। पब्लिक अकाउंट में क्या सब आता है, तो ऐसा मनी, ठीक है, ऐसा कोई भी मनी जो किसमें, जो बेसिकली जिसपे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, ठीक है, तो इसमें ऐसे फंड्स जाते हैं दैट डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है, गवर्नमेंट, जो कि सरकार से जिसका कोई मतलब नहीं है, और सिर्फ गवर्नमेंट जो है वो उसके कस्टोडियन के रूप में काम करता है, ठीक है, सिर्फ उसका जी काम क्या सर। है कि उसको प्रिजर्व करके रखना एज अ कस्टोडियन या ट्रस्टी के रूप में। एग्जाम्पल क्या सब हो सकता है, जैसे प्रोविडेंट फंड होता है, ठीक है, कोई यदि जैसे आप लोग का सिलेक्शन होगा तो आप लोग जो है वो आएंगे जॉब में, तो आप लोग का एक एनपीएस अकाउंट बनेगा, है ना, तो उस एनपीएस अकाउंट में या फिर यूपीएस आप चूज करेंगे तो यूपीएस बनेगा, तो उसमें आपका कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस होगा, है ना, उस डिडक्शन में से जो पैसे जाएंगे वो इन्वेस्ट कर दिए एक्सक्यूज जाएंगे मी सर। मार्केट में। हाँ हाँ। सर दीपक कुमार को बोलिए म्यूट करने के लिए, ज्यादा शोर आ रहा है। एक सेकंड में ही म्यूट करता हूँ। ठीक है, तो जो आपका तीसरा फंड है वो कौन सा है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया। पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया जो है, इसमें ये जो पैसा है पब्लिक अकाउंट में, दैट डज नॉट बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट, बेसिकली वो गवर्नमेंट सिर्फ इसके कस्टोडियन होते हैं, है ना, या ट्रस्टी होते हैं। उनका काम है कि इस पैसे को रखना है, और जरूरत जब जो पब्लिक है उसको जब जरूरत पड़ेगी उस पैसे को जो है वो रिलीज कर देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे अभी आपका सिलेक्शन होगा तो आप जो है वो अधिकारी बनेंगे, या कोई भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में कहीं पे भी आप यदि जाते हैं तो आपका एक अकाउंट खुलता है ना, एनपीएस का या यूपीएस का भी, यूपीएस आ गया है, तो इसमें कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शंस होगा, तो वो स्टैंडर्ड डिडक्शंस कहाँ पे जाएगा, तो वो पब्लिक अकाउंट में जाएगा, है ना, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, ठीक है, या इसमें और क्या आता है, जैसे इसमें आता है स्मॉल, ठीक है, स्मॉल सेविंग्स फंड हो गया, ठीक है, स्मॉल सेविंग्स फंड हो गया, स्मॉल सेविंग्स फंड हो गया, तो ये सब जो है वो इसमें आता है, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए, जबकि हम लोग यदि देखें तो ऊपर में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से यदि पैसे हमें विड्रॉ करने हैं तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो पार्लियामेंट्री जो है वो अप्रूवल चाहिए होता है। तो ये बेसिकली बजट में इन्हीं तीनों फंड से जो है वो पैसे को हम लोग क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं अलग अलग जगह पे। मोस्ट प्रोबेबली कंसोलिडेट मतलब ज्यादातर समय में हम लोग कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का इस्तेमाल करते हैं अपने पैसे को जो है वो यूटिलाइज करने के लिए अलग अलग जो है वो सेक्टर्स में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई इशू नहीं, आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। हाँ यस ठीक है। सर। यस सर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो आपका पैसा है ना, जो बजट है बेसिकली उसका कुछ ना कंपोनेंट्स होता है, ठीक है, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं बजट के। क्या क्या कंपोनेंट होता है बजट का वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, ताकि जब हम लोग बजट के प्रोविजंस के ऊपर डिस्कस करेंगे तो उसमें हमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए बजट में हम लोग तो पढ़े हैं कि अभी बजट में दो कंपोनेंट बेसिक होता है, एक क्या होता है आपका रिसीट्स, ठीक है, और दूसरा क्या होता है तो आपका एक्सपेंडिचर, है ना, दूसरा क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर। अब जो रिसीट है और जो या एक्सपेंडिचर है, ये दोनों भी जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, तो एक पहला हो सकता है रेवेन्यू रिसीट्स, सुने होंगे इसका नाम, और दूसरा क्या होता है आपको पता है, कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। सिमिलरली एक्सपेंडिचर भी क्या हो सकता है, तो दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ते हैं, एक होता है टैक्स रिसीट्स, एक होता है नॉन टैक्स रिसीट्स, ठीक है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है इसको हम लोग तीन अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करके समझते हैं। जैसे कैपिटल रिसीट्स में क्या हो सकता है कि लोन था, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो तीन तरह के हो सकते हैं। इसमें हम लोग रिकवरी ऑफ लोन कर सकते हैं, फॉर, है ना, लोन जो है वो हम लोग रिकवरी कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हम लोग बोरोइंग कर सकते हैं इसमें,
ठीक है, इसमें हम लोग डिस इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। डिस इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि यदि कोई पब्लिक जो है वो, है ना, कोई पब्लिक जो है वो बेसिकली फर्म है, ठीक है, या फिर पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेजर स्टेक्स को जैसे हम लोग प्राइवेटाइज कर दिए, है ना, प्राइवेटाइज कर दिए, तो ये जो है बेसिकली क्या कहलाता है, तो हमारा डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। सिमिलरली जो हमारा एक्सपेंडिचर है उसमें भी दो एक्सपेंडिचर है, एक रेवेन्यू है, दूसरा क्या है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो बेसिकली होता है नॉन एसेट्स क्रिएशन के लिए, है ना, जो हम लोग जैसे सैलरी दिए, हम लोग अलाउंसेस दिए, वो सब किस में आएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। लेकिन हम लोग कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए चर्चा कर रहे हैं या कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो सब किस में आएगा, तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। ठीक है, तो ये कुछ कुछ जो है वो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, बजट के, जो आपको पता होने चाहिए कि आखिर बजट में जो है वो ये सब टर्म्स जो है वो कहाँ से आता है ना, कैसे आता है, और इसको हम लोग जो है वो यूज कैसे करेंगे अपने बजट के लिए। ठीक है, तो ये सब आई थिंक ये क्लियर है ना, कोई इशू नहीं है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। यस सर, क्लियर। हाँ, यस ठीक सर। है, तो आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, अब हम लोग जो है वो फोकस करते हैं, हमारा जो बेसिक कोर टॉपिक है दैट इज यूनियन बजट में बिहार के लिए क्या क्या प्रोविजंस है, पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यूनियन बजट जो है वो आपको पता है 2026-27 जो है वो 1 फरवरी को जो है वो ले आया गया है ना। और यूनियन बजट में बेसिकली क्या मेंशन है जो बिहार के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सबसे पहला जो टर्म है ये है कि लॉन्ग टर्म, है ना, स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। किसको प्रोवाइड किया जाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, लॉजिस्टिक्स के थ्रू, ये सब कीवर्ड जो है वो आपको यूज करना है अपने मेंस में। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, लॉजिस्टिक्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा, और एमएसएमई के ऊपर जो है वो फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो अब यदि हम ये चार टर्म को देखें तो ये चारों ही टर्म जो है वो बिहार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार में हम देखते हैं कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी अभी बूस्ट करना है हमें, लॉजिस्टिक जो है वो इम्प्रूव करना है, ताकि हम यहाँ बिहार को एक एक्सपोर्ट हब बना सकें। जैसे हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का बात करते हैं, तो उसमें हमें लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, है ना। अर्बन डेवलपमेंट हमारा करना बहुत जरूरी है। 2011 की सेंसस के अनुसार 11.3% है मात्र हमारा अर्बनाइजेशन, जो कि देश में सबसे कम है ऑलमोस्ट। एमएसएमई जो है वो बिहार इकोनॉमी का एक तरह से बैकबोन है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। तो यूनियन बजट में बिहार के लिए इन सब फोकस, इन सब एरियाज के ऊपर जो है वो एक तरह से हम लोग जो है वो क्या करते हैं, तो फोकस किए हुए हैं। ठीक है, तो जो यूनियन बजट है उसमें बिहार के लिए कितना आउटले रखा गया है, ठीक है, तो लगभग बिहार के लिए 1 लाख, है ना, 62, है ना, 62 लाख, 1.62 लाख करोड़ रुपीस का जो है वो क्या रखा गया है, तो बताइए, है ना, आउटले एक जो है वो रखा गया है बिहार का। इसमें से जो 1,51,000, है ना, 1.51 लाख करोड़ जो होगा वो क्या चीज है, तो दैट विल बी द स्टेट शेयर। ठीक है, जो स्टेट का शेयर है, स्टेट शेयर ऑफ सेंट्रल टैक्सेस, है ना, जो सेंटर के टैक्स में, है ना, जो बिहार का शेयर है आफ्टर द डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स, वो जो है वो हमें मिलेगा। अब इसका हम लोग इस्तेमाल कहाँ कहाँ करेंगे, या फिर जो है वो बजट्स में और कहाँ कहाँ जो है वो हमारे लिए कुछ बेसिक प्रोविजन है, तो उसके बारे में भी हम लोग एक एक करके जो है वो चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो बिहार में सबसे बड़ा काम होने वाला है वो है कि एक गंगा कॉरिडोर का जो है वो डेवलपमेंट होने वाला है। ठीक है, गंगा कॉरिडोर का डेवलपमेंट क्या हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो फोकस कर रही है किसके ऊपर, तो इनलैंड वाटरवेज के ऊपर। इसके बारे में आप लोग पढ़े ही हैं, है ना, इनलैंड वाटरवेज के ऊपर, कि जितने भी एक्टिव रिवर बेड्स हैं, ठीक है, एक्टिव रिवरवेज हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, तो डेवलप करेंगे, ताकि उससे बेनिफिट मिल सके, है ना, किसके लिए, तो लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए, है ना, लो कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है वो हमें बेनिफिट मिल सके। ठीक है, तो गंगा कॉरिडोर में हम लोग क्या सब कर रहे हैं, है ना, इसके बारे में जो है वो कुछ चर्चा किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी नेशनल वाटरवे 1 जो है वो कहाँ से कहाँ तक गुजरता है, नेशनल वाटरवे 1 बताइए, कहाँ से कहाँ तक गुजरता है नेशनल वाटरवे 1। गुबरी तक। इलाहाबाद टू हल्दिया। इलाहाबाद तो हल्दिया। हाँ ठीक है, इलाहाबाद से जो है वो हल्दिया तक गुजरता है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इलाहाबाद से हल्दिया गुजरता है, तो इसी तर्ज पर और भी कई सारे नेशनल वाटरवेज जो है वो बनाए जाएंगे
बिहार में जो अवस्थित होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि नेशनल वाटरवे 38 जो है वो बनाया जाएगा। हाँ, कुल मिला के 7 ठीक है, 7 जो है वो नेशनल वाटरवे बिहार में जो है वो एक तरह से कॉन्सेप्ट इसका इस पर रखा गया है, जिसका टोटल लेंथ जो है वो कितना होगा, लगभग 1187 किलोमीटर, 1187 किलोमीटर। ये सब पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नेशनल वाटरवे जैसे 38 जो है वो बनाया जाएगा, है ना, ठीक है। 37, सॉरी 37 जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है। 37 इज ऑन कौन से रिवर पे, गंडक रिवर पे। उसी प्रकार 58 बनाया जाएगा कोसी रिवर पे। तो और उसके साथ ही जो नेशनल वाटरवे 1 है, वहां पर पटना में हम लोग क्या बनाएंगे, तो एक कंटेनर जो है वो, है ना, रिपेयर एंड कंटेनर रिपेयर जो है वो हम लोग क्या करेंगे, तो एक डिपो बनाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो कॉस्ट है बेसिकली, है ना, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट वो हमारा बहुत कम हो जाएगा। और तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हम लोग देखते हैं कि अप्रोक्स जो वाटरवे ट्रांसपोर्टेशन है वो 1.3 रुपीज जो है वो पर किलोमीटर के हिसाब से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आता है, पर टन, है ना, पर टन, ठीक है। जबकि हम लोग यदि उसको रोडवेज से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो लगभग 3.5 रुपए का जो है वो खर्च आता है ना, 3.5 रुपीज पर किलोमीटर पर टन आता है। तो कॉस्ट हम इससे सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। और कॉस्ट कम होने के साथ साथ क्या होगा कि जो रोड ट्रैफिक है आपका, है ना, जो सड़क परिवहन मार्ग पे जो आपको ट्रैफिक दिखता है, रोड ट्रैफिक, वो भी 30 से 40% तक जो है वो कम हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा ये जो है वो अनाउंसमेंट है बिहार गवर्नमेंट के लिए। और इसको करेगा कौन, हाँ ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसको कौन करेगा, तो इनलैंड, है ना, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवेज, है ना, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एक जो है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो बजट में बिहार के लिए जो है वो ये रखा गया है कि कुल 7 ऐसे वाटरवेज डेवलप किए जाएंगे जिसका टोटल लेंथ 1187 किलोमीटर होगा। इससे कॉस्ट रिडक्शन होगा, प्लस ट्रैफिक जो है वो हमारा वो भी क्या हो जाएगा, तो है ना, इससे कम होगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बोले कि जैसे सिप रिपेयर जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, है ना, नेशनल वाटरवे 1 पर, है ना, सिप रिपेयर जो है वो हब बनाया जाएगा, कहाँ पर, तो पटना में, ठीक है, पटना में। अभी जैसे आप लोग सुने होंगे, न्यूज में कुछ दिन पहले था ये, कि एक शिप था गंगा विलास करके, सुने, ये क्रूज शिप था, है ना। ये क्रूज शिप जो है वो कहाँ से चला था, तो वो आपका वाराणसी वाराणसी से। से चला था, हाँ, वाराणसी से चला था। और ये हुगली तक गया था, और फिर इसको वहां से वापस फिर वाराणसी आना था। लेकिन हुआ क्या कि जो पटना है वहां पर आते आते, है ना, पटना में क्या हो गया कि वाटर लेवल जो है वो हमारा कम था गंगा में, तो उससे आगे जो है वो ये नहीं बढ़ पाया, और कुछ इसमें मैल फंक्शन हो गया फिर, ठीक है, वो पानी कम होने की वजह से। तो क्योंकि पटना में अभी कोई शिप रिपेयर हब नहीं है या आसपास में नहीं है, और वो शिप रिपेयर हब कहाँ है, तो हुगली में ही है, तो उसको फिर वहां से टग बोट्स का इस्तेमाल करके या जैसे भी जो है वो वहां तक ले जाना पड़ गया फिर से, ठीक है। तो एक तरह से शिप रिपेयर हब यदि होगा हमारे पास, तो जो नेशनल वाटरवे 1 का हमारा कनेक्टिविटी है वो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इससे एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो फ्रेट बेसिकली बूस्ट होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमें हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो ये सब जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। दूसरा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है अनाउंसमेंट है, वो है वाराणसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलीगुड़ी तक, है ना, सिलीगुड़ी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, एक हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो है वो डेवलप करेंगे, है ना। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का जो है वो चर्चा किया गया है। तो ये हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से क्या होगा, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से बेसिकली जो सबसे पहले बिहार की कनेक्टिविटी है वो नॉर्थ ईस्ट से, और बिहार की कनेक्टिविटी जो है वो सेंट्रल कैपिटल दिल्ली से, है ना, और इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट हब से जो है वो क्या हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा, है ना। तो ये जो है वो इंपॉर्टेंट है। इससे हमें फायदा मिलेगा कि नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है वो एक तरह से बिहार के लिए मार्केट का काम करती है, बहुत सारे गुड्स एंड प्रोड्यूस के लिए, बेसिकली जो हमारे पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसके लिए, तो वहां पे हमें जो है वो हेल्प हो सकता है। थर्ड पॉइंट जो है वो क्या है, दैट इज सीईआर, है ना, सीईआर मतलब होता है सिटी इकोनॉमिक रीजन। अब देखिए बिहार में एक बहुत बड़ा समस्या है, वो समस्या क्या है कि एक तो हमारा अर्बनाइजेशन रेट बहुत कम है, सिर्फ 11.3% है ना। लेकिन इसके अलावा सबसे बड़ा समस्या क्या है कि जहां पे भी ये अर्बन क्लस्टर्स बने हैं वो बहुत ही ज्यादा जैम पैक्ड हो गए हैं, हैप्पीजार्ड तरीके से उनका डेवलपमेंट हुआ है ना। जैसे पटना है, तो मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट हम ये देखते हैं कि पटना के आसपास या पटना में ही हुआ है। तो अभी तक जो बिहार का कॉन्सेप्ट है उसमें हम लोग सैटेलाइट सिटी के थ्रू जो है वो इसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। सैटेलाइट सिटी कहाँ बन रहा है, फतुहा।
हाँ ठीक है, फतुहा में बन रहा है। तो सैटेलाइट सिटी के कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको कम करने का प्रयास कर रहे हैं। सैटेलाइट सिटी मतलब क्या होता है कि यदि ऑलरेडी कोई कंजेस्टेड सिटी है तो उसमें हम लोग डेवलप नहीं करके उसके नेबरिंग एरियाज में हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, है ना, जैसे फतुहा में कर रहे हैं हम लोग। फिनटेक सिटीज का कॉन्सेप्ट आ रहा है। लेकिन ये जो सिटी इकोनॉमिक रीजन है इसका डायरेक्ट फोकस है किसके ऊपर, तो टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज पर, है ना, जो मतलब जो छोटे शहर हैं उनका जो है वो डेवलपमेंट किया जाएगा इसके तहत, ठीक है। तो जैसे इसके तहत किस किस को, तो 8 शहर को जो है वो 8 सिटीज को जो है वो बिहार में आइडेंटिफाई किया गया है इसके तहत, ठीक है। कौन कौन से सिटी हैं, तो गया है उसमें जैसे, ठीक है। उसके अलावा है ना, जैसे भागलपुर है उसमें, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके कुल 8 सिटीज को जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है, और इसके लिए लगभग 5,000 करोड़ रुपए का जो है वो आउटले दिया गया है हमारे सेंट्रल बजट में। तो ये भी हमारे लिए क्या होगा, तो एक इंपॉर्टेंट होगा। इससे क्या होगा, तो एक तो डीकंजेशन जो है वो तो होगा ही होगा, साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि छोटे शहर से लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करके, है ना, माइग्रेट करके इन शहर में पहुंच जाते हैं, और वहां पर फिर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो और ज्यादा बढ़ जाता है, रिसोर्स का क्रंच हो जाता है। तो उससे भी जो है वो फायदा मिलेगा हमें। तो ये भी जो है वो हमें देखने को मिला है इसमें, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट फोर्थ जो है वो इंपॉर्टेंट क्या है, वो हम लोग चर्चा कर रहे थे एमएसएमई के बारे में, है ना। तो एमएसएमई सपोर्ट जो है वो दिया गया है स्पेसिफिकली जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए 10,000 करोड़ रुपया का अलग से जो है वो एक तरह से एलोकेशन किया गया है ना। ये एलोकेशन किस चीज के ऊपर किया जाएगा, तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उसको प्रमोट करने के लिए, और इनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है वो पैसा दिया जाएगा, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अच्छा ये बताइए ये क्यों किया गया, इसके पीछे रीजन क्या है। इसके पीछे रीजन क्या है कि अभी 2025-24 में एक सीडबी का एक जो है ना वो आया था रिपोर्ट। उस सीडबी के रिपोर्ट में ये बोला गया कि बिहार में जो एमएसएमई है या फिर पूरे कंट्री में जितने भी एमएसएमई है, स्पेसिफिकली जो अंडर डेवलप्ड स्टेट्स हैं जैसे बिहार हो गया या डेवलपिंग स्टेट्स बोल सकते हैं, तो उसमें मात्र 18 से 20% ऐसे एमएसएमई हैं जिनको फॉर्मल क्रेडिट का एक्सेस है। फॉर्मल क्रेडिट मतलब क्या हो गया कि आप साहूकार के पास नहीं जा रहे हैं, आप किसके पास जा रहे हैं, बैंक्स के पास जा रहे हैं, है ना, नेशनलाइज्ड बैंक्स हो गए या प्राइवेट बैंक्स हो गए, ठीक है। तो इसलिए ये देखा गया कि एमएसएमई को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए फॉर्मल क्रेडिट लेंडिंग जो है वो हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो फॉर्मल क्रेडिट लेंडिंग बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो एमएसएमई सपोर्ट को देने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का जो है वो आउटले दिया गया है। तो इससे क्या होगा, बिहार में जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज हैं उनको जो है वो हमें हेल्प में करने, हमें जो है वो उसमें हेल्प मिलेगी, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इसमें फोकस, नेक्स्ट जो है वो बेसिकली रूरल रूरल एरियाज में, ठीक है, रूरल एरियाज में स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो कॉरपोरेट मित्र जो है वो, कॉरपोरेट मित्र जो है वो लेकर आए हैं, ठीक है, बजट में। इस कॉरपोरेट मित्र का भी जो है वो हमें हेल्प जो है वो देखने को मिलता है। ये कॉरपोरेट मित्र क्या है, तो ये क्या करेंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, ठीक है, हैंड होल्डिंग करेंगे। हैंड होल्डिंग मतलब क्या हो गया कि एक जो है सबसे पहले ये स्किल सिखाएंगे लोगों को, ठीक है, कि आप जो है वो पर्टिकुलर स्किल में आप कैसे जो है वो निपुण हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल भागलपुर रीजन में, ठीक है, भागलपुर रीजन में जो है वो वास्ट पोटेंशियल है किसका, टेक्सटाइल का, है ना। उसके अलावा अभी इमर्जिंग फैक्ट्री के रूप में वहां पर इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो है वो ग्रो कर रहा है। तो उसको और ज्यादा वहां के लोगों को स्किल करना, जैसे गया रीजन में हम लोग देखते हैं कि स्टोन कटिंग एंड स्टोन आर्ट जो है वो एक बहुत अच्छा जो है वो इंडस्ट्री के रूप में डेवलप किया जा सकता है। तो ये कॉरपोरेट मित्र ऐसे लोग होंगे जो स्किल्ड होंगे और पर्टिकुलर एरियाज में वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच ना यूज करके, जैसे अभी क्या हो रहा है, अभी हम लोग यदि किसी एरिया या कहीं पे क्लस्टर में कुछ इंडस्ट्री यदि डेवलप करना चाहते हैं तो हम वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच यूज करते हैं, मतलब पूरे बिहार के लिए उद्यमी योजना चला दो, है ना, लघु उद्यमी योजना, ठीक है, कुछ जो है वो इंसेंटिव्स दे दो, बियाडा का कुछ स्कीम्स चला दिए। नहीं, इससे हमारा जो है वो भविष्य में डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा जिस स्तर पर हम लोग चाह रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग एरियाज में जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। मतलब इट शुड नॉट बी अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, रादर इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ हैंड होल्डिंग मैकेनिज्म। तो ये रूरल स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा कॉर्पोरेट मित्र के थ्रू, है ना, हैंड होल्डिंग करके अलग अलग एरियाज में कैसे जो है वो हम स्किल डेवलपमेंट करके हम लोग लोकल जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, लोकल जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, और यूथ को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इम्पावर्ड कर सकते हैं। ठीक है, यूथ इम्पावरमेंट हो सकता है इससे। तो ये सब वर्ड्स आपको यदि पूछा जाए, है ना, तो आपको लिखना है, ये है ना, ये सब टर्म्स जो है वो आपको यूज करना है इसमें। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट और क्या किया गया है इसमें, डायरेक्ट फंड का जो है वो प्रोविजन रखा गया है। ठीक है, किसके लिए,
डायरेक्ट फंड्स फॉर, ठीक है, किसके लिए रखा गया है बताइए ना, पंचायत, ठीक है, पंचायत के लिए एंड अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, ठीक है, यूएलबीज के लिए। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि इन फंड का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे बिहार गवर्नमेंट की कुछ फ्लैगशिप स्कीम है ना, जैसे जल जीवन हरियाली मिशन है, ठीक है, तो उसमें जो है इन फंड्स को जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा इसका इस्तेमाल है ना, जैसे स्ट्रीट लाइटिंग है, उसमें हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, अर्बन ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब कुछ कुछ जो है वो बेसिक चीजें हैं जो बिहार गवर्नमेंट को फायदा मिलेगी, किससे, तो यूनियन बजट से, है ना। यूनियन बजट में इन सब प्रोविजंस को जो है वो हॉलिस्टिकली जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि इन सब का फायदा जो है वो बिहार गवर्नमेंट को मिल सके। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़े? ठीक है, Yes. आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग यूनियन बजट के प्रोविजंस के बारे में पढ़े, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बिहार गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के बारे में। ठीक है, देखिए आपको याद उतना ही रखना है जो आप एग्जाम में रेप्लिकेट कर पाए। आप सोचेंगे कि हम पूरे बजट के एक एक डेटा फैक्ट्स को याद कर लें और उसको हम रेप्लिकेट करके आ जाएंगे, इसमें होगा क्या, ठीक है, आप मतलब कुछ लोग कर पाएंगे, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग क्या होता है कि हम याद करने का प्रयास सब कुछ करते हैं और जब एग्जाम में लिखने की बारी आती है तो हम 2 या 3 पॉइंट भी वहां पर ठीक से रिकॉल नहीं कर पाते हैं। तो आप 5 या 10 जो है इस प्रकार से एक पेज में हेडिंग बना लीजिए, ठीक है, और उसी को बार बार यूज कीजिए अपने आंसर्स में। जब कभी भी आप टेस्ट में वो आंसर्स लिखते हैं, जब कभी भी आपको या खुद से भी आप प्रैक्टिस करते हैं, तो सिर्फ उसी 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट का आप यूटिलाइजेशन कीजिए हर जगह पे। उससे क्या होगा कि आपको वो 5 पॉइंट या 7 पॉइंट तो आपको कंठस्थ हो जाएंगे, क्योंकि आपको याद बहुत कुछ रखना है। और डेटा फैक्ट्स ऐसा चीज है कि जब आप कॉन्टिन्यूअसली उसको नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या हो जाएगा, आपके दिमाग से स्किप कर जाएगा, है ना। तो इसीलिए हेलो सर। कुछ हम्म सर जैसे ये सिटी इकोनॉमिक रीजन वाला पॉइंट है, तो ये हम्म अर्बनाइजेशन वाले इनिशिएटिव में जैसे पूछता है कि बिहार गवर्नमेंट का इनिशिएटिव या यूनियन गवर्नमेंट, हम्म इसमें इसको डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं। इस बार के बजट में ये प्रोविजन है, सिटी इकोनॉमिक रीजन, और ये बहुत अच्छा प्रोविजन है ना, इसको डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। Tier 2 Tier 3 सिटीज के ऊपर जो है वो ठीक फोकस हो रहा है, ठीक है, तो वो जो है वो डाला जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा बिहार गवर्नमेंट के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है, कि बिहार गवर्नमेंट जो है वो क्या क्या की है बजट में। जबकि बिहार गवर्नमेंट का बजटरी स्पीच तो इस बार बहुत छोटा था, 12 मिनट में जो है वो हमारे माननीय जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो खत्म कर दिए। तो लेकिन इसको हम लोग जो है वो समझते हैं। देखिए, बिहार गवर्नमेंट के बजट को समझने के लिए हम लोग ना 4 थीमेटिक पिलर्स का यूज करेंगे, ठीक है, 4 अलग अलग पिलर्स में हम लोग इसको समझेंगे। सबसे पहले कि इसका विजन क्या है, क्यों बिहार गवर्नमेंट का बजट इस बार इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम लोग समझेंगे मैथ्स, ठीक है, कि इसमें क्या फिजिकल है ना, क्या क्या प्रोविजंस हैं, कितना रुपया आएगा कितना रुपया जाएगा, वो सब थोड़ा सा देखेंगे। नेक्स्ट इज ह्यूमन, ठीक है, थर्ड पिलर विल बी ह्यूमन। ह्यूमन मतलब सोशल, ठीक है, कि कहाँ कहाँ जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर क्या क्या खर्चा किया जा रहा है। एंड द लास्ट पिलर विल बी द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और जो लास्ट हम लोग देखेंगे वो क्या होगा, तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट होगा। तो ये 4 बेसिक पिलर्स का जो है वो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो बिहार गवर्नमेंट का बजट है हमारा, वो उसका विजन क्या है, उसका विजन है विकसित बिहार, है ना। हमें क्या करना है, बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में जो है वो लेकर जाना है। तो इसके लिए विकसित राज्यों की श्रेणी में ले जाने के लिए बिहार गवर्नमेंट में अभी फ्लैगशिप स्कीम जो है वो शुरू किया है, जिसका आपको पता ही है नाम क्या है, 7 निश्चय पार्ट 3। इस प्रकार से 2 और निश्चय जो है वो पहले ही चल चुके हैं, है ना। तो 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में वो क्या करेगी, पैसे इन्वेस्ट करेगी, ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके और साथ ही साथ किसका हो सके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सके। तो दिस इज द विजन ऑफ बिहार गवर्नमेंट, है ना। ये क्या है, तो हमारा विजन है बिहार गवर्नमेंट का। अब इस विजन को प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार ने 5 एलिमेंट्स रखे हैं अपने बजट में, 5 एलिमेंट्स, ठीक है। 5 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला एलिमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्ञान, ठीक है। ज्ञान, ज्ञान मीन्स नॉलेज, ठीक है, नॉलेज, ठीक है। पहले इस एलिमेंट्स को पढ़ते हैं, फिर उसको देखेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंटीग्रेट किया गया है। दूसरा इज ईमान, ठीक है। ईमान, ईमान मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी, है ना, इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी। थर्ड क्या है, थर्ड इज विज्ञान। थर्ड क्या है आपका, विज्ञान, ठीक है। विज्ञान, विज्ञान मतलब तो आपको पता ही है क्या होता है, साइंस, ठीक है, साइंस, है ना। फोर्थ क्या है, फोर्थ इज अरमान, ठीक है, अरमान। अरमान इज एस्पिरेशंस, ठीक है, एस्पिरेशन, एस्पिरेशन क्या सब हो गया, ज्ञान हो गया, ईमान हो गया, विज्ञान हो गया, अरमान हो गया, और एक और है, एक और क्या है, ज्ञान, हाँ ठीक है, एक और क्या है, सम्मान, ठीक है। क्या है, सम्मान, है ना। सम्मान, सम्मान मतलब क्या हो गया, डिग्निटी। तो बिहार गवर्नमेंट अपने बजट के थ्रू इन 5 कोर एरियाज के ऊपर फोकस करना चाहती है। सबसे पहले नॉलेज इनहेंस करना चाहती है,
इंटीग्रिटी को प्रमोट करना चाहती है, साइंस के फील्ड में एआई हब बनाना चाहती है और सेमीकंडक्टर को प्रमोट करना चाहती है, एस्पिरेशंस को जो है वो बूस्ट करना चाहती है, मतलब डेवलपमेंट फैक्टर्स जितने भी हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उसको बूस्ट करना चाहती है, एंड फाइनली सबका सम्मान जीवन आसान के तहत, है ना, एक डिग्निफाइड लाइफ की तरफ जो है वो अप्रोच करना चाहती है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे जब कि इसका प्रोविजंस क्या सब है इसमें, तब हमें पता चलेगा कि ये पांचों एलिमेंट्स को कैसे जो है वो इंक्लूड किया गया है ना। तो थोड़ा सा पहले हम लोग जो है वो मैथ्स देख लेते हैं कि बजटरी एलोकेशन जो है वो कैसे कैसे किया गया है। ठीक है, तो आपको पता है कि इस बार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना है, 3,47,589 करोड़ रुपए का, है ना, पता ही है आपको। ठीक है, इसमें जो दो पार्ट हम लोग देखे थे पीछे अभी कंपोनेंट्स में, याद होगा आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना। तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो 2,84,000 करोड़ रुपए का है अप्रोक्स, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो लगभग 63,000, है ना, 455 करोड़ रुपए का है। ठीक है, 63,455 करोड़ रुपए का है अप्रोक्स, है ना। हाँ सही है ना, हाँ ठीक है। उसके बाद फिस्कल डेफिसिट हमारा जो है वो कुछ चल रहा है अभी, है ना। फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या हो गया कि जितना हमारा खर्चा है उससे ज्यादा, उससे कम जो है वो हमारा क्या होता है, इनकम होता है। ये तो बेसिक चीज है, आपको पता होगा। फिस्कल डेफिसिट कितना है, लगभग 39,111 करोड़ रुपए का जो है वो हमारा फिस्कल डेफिसिट है। तो यदि हम लोग देखें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कुल बजट का हमारा लगभग 80 से 81% है। ठीक है, लेकिन इसमें एक एस्टोनिशिंग फैक्ट क्या देखने को मिला है कि प्रीवियस जितने भी बजट अभी तक आए हैं उसमें अभी तक का सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च जो है वो इस बजट में प्रोविजन किया गया, लगभग 18.26%। अब किसी भी एस्पायरिंग बिहार के लिए, मतलब एस्पायरिंग स्टेट के लिए, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि वी हैव द एस्पिरेशंस, दैट इज वी हैव अरमान। हमारा अरमान क्या है कि हमें बिहार को विकसित बिहार में काउंट कराना है ना। अभी जैसे मुख्यमंत्री जो है वो क्या कर रहे हैं, समृद्धि यात्रा ले रहे हैं, है ना। इससे पहले जो यात्रा था उसका नाम क्या था, इससे पहले जो यात्रा किए थे मुख्यमंत्री जी उसका नाम क्या था, प्रगति 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 यात्रा। यात्रा। प्रगति बहुत यात्रा। बढ़िया, ठीक है। तो वो प्रगति यात्रा क्या था, प्रगति यात्रा वाज दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन वी वर एस्पायरिंग, हम लोग प्रयास कर रहे थे कि बिहार को कैसे हम डेवलप स्टेट्स में काउंट कराएं। नाउ बिहार इज ऑन दैट ट्रैक, दैट्स वाई हमने प्रगति यात्रा से अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इट इज समृद्धि यात्रा। ठीक है, समृद्धि या प्रोस्पेरिटी, है ना, समृद्धि यात्रा। तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू जो है वो इसको अचीव करना चाह रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग जो है वो एसेट क्रिएशन करते हैं बेसिकली। ठीक है, एसेट क्रिएशन में हम लोग फोकस करते हैं। एसेट क्रिएशन में जैसे हम लोग हाईवेज का निर्माण करते हैं, ठीक है, हम लोग जो है वो आईवेज का निर्माण करते हैं, इंटरनेट वेज आईवेज का निर्माण करते हैं, मतलब कनेक्टिविटी ऑफ इंटरनेट को बूस्ट करते हैं। हम लोग जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं, एजुकेशन पे फोकस करते हैं, है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये सब कुछ कुछ जो है वो कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या किया जाएगा, तो इस बार जो है वो खर्च किया जाएगा, है ना। अब इतना एस्पिरेशंस होने के बावजूद भी जो बिहार का इकोनॉमी है वो एक बहुत ही गोल्ड स्टैंडर्ड इकोनॉमी के रूप में उभर कर आया। यूज दिस वर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड इकोनॉमी के रूप में उभर गया है। वाई गोल्ड स्टैंडर्ड, क्योंकि FRBM एक्ट जो है उसमें कहा गया है कि किसी भी जो स्टेट है उसका फिजिकल डिसिप्लिन अच्छा होना चाहिए। फिजिकल डिसिप्लिन मतलब क्या हो गया कि जितना आपका एक्सपेंडिचर है वो आपके जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, है ना, उससे लगभग 4% से ज्यादा का डिफिसिट जो है वो नहीं दिखना चाहिए आपका। तो अभी बिहार में हम देख रहे हैं कि लगभग 2.99%, मान के चल सकते हैं कि 3% का सिर्फ क्या देखने को मिला है, तो हमें इस बार का फिजिकल डिफिसिट देखने को मिला है। इसका मतलब है कि बिहार इज रिस्पॉन्डिंग एंड स्पेंडिंग, बिहार जो है वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा है ना। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो स्पेंडिंग, स्पेंड भी कर रहा है, बट दैट स्पेंडिंग इज रिस्पॉन्सिबली, है ना। ये स्पेंडिंग कैसे हो रहा है, तो रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर जो है वो इसमें हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबली। तो ये सब जो है वो हमें ध्यान रखना है। ये सब कीवर्ड्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि कैसे कैसे जो है वो हम लोग यूज करते हैं, मतलब क्या क्या जो है वो बेसिकली प्रोविजंस है। तो अब हम लोग देखते हैं कुछ कुछ और जो है वो बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं। सबसे पहले आपको पता ही है कि जो विजेंद्र प्रसाद यादव जी हैं, हमारे श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, उन्होंने जो है वो बजट को पेश किया, है ना। 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया था इसको, 12 मिनट का स्पीच था। ये सब जो है वो उसमें हम लोग नहीं जाते हैं। कुछ सर। मेजर अनाउंसमेंट्स क्या सब हुए, कोई इशू हेलो है सर। क्या? हाँ हाँ सर मुझे ये पूछना था। हाँ हाँ। सर, जो ये FRBM एक्ट जो हम लोग 2003 का चलाते हैं, इसमें 3% का फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए, तो वो सेंटर हम्म। के लिए अलग अलग है।
हाँ अलग अलग है, बिल्कुल अलग है, ठीक है इसलिए वो स्टेट। है मतलब एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब 4% फिक्स है बिहार के लिए या सभी स्टेट्स के लिए? नहीं, अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग होता है, वो डिपेंड करता है कि उसका डिवोल्यूशन ऑफ फंड्स कितना हो रहा है ना, उसका जो है प्रेजेंट डेवलपमेंट स्टेट कितना है, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। हम्म। तो सर ये एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंग जो 4% आप जो अभी बता रहे हैं, वो मतलब हर साल चेंज भी होता है या फिर ये 4% का बिहार के लिए फिक्स है कि मतलब इतना होना चाहिए, इससे जनरली ज्यादा? जनरली जो है ना वो एक एक 5 ईयर्स का जो है वो साइकिल होता है, उस 5 ईयर के साइकिल में जितना फिक्स कर दिया जाता है उतना ही हम लोग जो है उसको रखते हैं, ठीक है। तो जी अभी सर। जो है वो बेसिकली जीएसडीपी का 3% जो है वो कैप किया गया है, ठीक है। और फोकस किया जा रहा है कि हम रेवेन्यू डेफिसिट नहीं हो, हम रेवेन्यू सरप्लस हो, ठीक है, मतलब रेवेन्यू जो है वो हम लोग जनरेट करें। देखिए एक टर्म होता है, आप लोग सुने होंगे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, है ना। सर रिन्यूएबल कोऑपरेटिव एनर्जी के फेडरलिज्म, लिए भी कुछ अ, दिया हुआ है ना सर, हाँ 0.5 के आसपास। हाँ हाँ दिया हुआ है, अभी वो डिस्कस करेंगे ना हम लोग, अभी आते हैं मेजर अनाउंसमेंट के ऊपर। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अभी तक हम लोग फॉलो कर रहे थे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या था कि सेंटर जो है ना वो हैंड होल्डिंग कर रही थी सारे स्टेट्स का, ठीक है। सारे स्टेट्स को जो है वो आगे लाने के लिए सेंटर जो है वो बेसिकली एक हैंड होल्डिंग कर रही थी, मतलब उसको आगे लाने के लिए बजटरी एलोकेशंस दे रही थी, सारा कुछ कर रही थी, है ना। लेकिन अब ये शिफ्ट हम लोग कहाँ पे शिफ्ट कर गए, तो नाउ वी आर एट द वर्ज ऑफ, है ना, हम लोग किस पे आ गए हैं बताइए ना, हम लोग आ गए हैं किस पे, तो कॉम्पिटिटिव। हाँ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के ऊपर जो है वो हमारा फोकस है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हम लोग क्यों फोकस कर रहे हैं कि हम लोग इंडिया जो है वो 2047 तक हमें क्या करना है, ग्रोथ करना है एज अ डेवलप्ड नेशन। तो यदि भारत को ग्रो करना है तो भारत ग्रो करने के लिए जितने स्टेट्स हैं सबको भी तो ग्रो करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि भारत जो है वो कैसे ग्रो कर जाएगा बिना सारे स्टेट्स के ग्रोथ के। तो जब तक सारे स्टेट्स का ग्रोथ हम लोग इंश्योर नहीं करेंगे, और इंश्योर करने के लिए सबसे पहला जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड क्या है कि आपका फिजिकल डेफिसिट कम होना चाहिए, है ना, तभी तो आपका ग्रोथ होगा। तो फिजिकल डेफिसिट कम करने के लिए जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है कि एफआरबीएम एक्ट के तहत जो आपको बोला गया है कि भाई इतना फिजिकल डेफिसिट अपना कम रखो, उसके ऊपर फोकस करना है। तो बहुत सारे स्टेट्स जो है वो कर लिए हैं पहले ही, है ना। अब जैसे बिहार है, वो एस्पायरिंग स्टेट है एक तरह से, तो बिहार जो है वो अभी कर रहा है, इसके पीछे लगा हुआ है वो, है ना। और इस बार हम लोग देखेंगे कि 2.99% ही जो है वो हमारा एक तरह से जो है वो फिजिकल डेफिसिट रहा है। तो ये जो है वो कुछ बेसिक कंपोनेंट्स है जो हमें जो है वो ध्यान रखना है ना, ठीक है। जी सर। जी सर। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब उसके फिजिकल डेफिसिट में हमारा कुछ रेवेन्यू लॉस भी, मतलब दिस इज अ डिफरेंट डायमेंशन, इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कभी, ठीक है। जैसे अभी मान लीजिए कि बिहार में शराब बंदी है, तो उससे हमारा बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो एक एस्पिरेशनल प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ बिहार का, जिसके तहत क्राइम रिडक्शन हुआ है, ये हुआ है वो हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर इसीलिए उसको हम लोग बैक कर रहे हैं उसके पीछे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग जो है वो एसेट क्रिएशन कर रहे हैं, एसेट क्रिएशन करेंगे क्या होगा, उससे हमारा पैसा जनरेट होगा, पैसा जनरेट होगा तो हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है ऑटोमेटिकली जो है वो कम होगा। हम लोग अपने स्ट्रेंथ पे काम करेंगे, जैसे अभी हम लोग देखें कि हम वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच पे काम नहीं करेंगे। एक वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच पे काम करेंगे तो पता चलेगा हमारा कोई इंडस्ट्री डेवलप हुआ कोई नहीं हुआ, लेकिन अलग अलग रीजन में अलग अलग इंडस्ट्रीज का जो है वो डेवलपमेंट का स्कोप है, उसको हम लोग डेवलप कर देंगे तो ऑलरेडी फिजिकल जो डेफिसिट है वो कम हो जाएगा। तो ये सब कुछ कुछ जो है वो कंपोनेंट सब दूसरे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, और उस इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स के थ्रू जो है वो हम लोग एक फिजिकल फाइनेंशियल हेल्थ को जो है वो इंश्योर करते हैं, जो कि बिहार अभी अच्छा कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कुछ मेजर अनाउंसमेंट जो है वो क्या क्या किए गए हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे सबसे पहले जो अनाउंसमेंट किया गया है वो क्या है, तो जैसे जननायक, है ना, जननायक, है ना, ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर, है ना, जननायक, ठीक है, कर्पूरी कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि, है ना, सम्मान निधि के बारे में चर्चा किया गया है। ये सब एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस बार बजट के प्रोविजन में हो सकता है कि आपको पूछ दिया जाए, है ना, कुछ लोगों को इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाए, कुछ लोगों को जो है वो मेंस में, तो हमको लगता है कि पूछा पूछा जा सकता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि जो आपका पीएम किसान है ना, पीएम किसान है, किसान सम्मान निधि मिलता है, कितना रुपया मिलता है हर एक साल पीएम किसान के तहत? सर 6000। 6,000 2,000 का ठीक है, 3 सर अब 6,000। 9,000 हो गया है। हाँ बिल्कुल। तो ये जो जननायक कर्पूरी ठाकुर है, इसके तहत 3,000 रुपए जो है वो एडिशनल दिए जाएंगे पीएम किसान के ऊपर। जो पीएम किसान के तहत 6,000 रुपए मिल रहा था, उसमें 3,000 रुपए और जो है वो इसमें क्या होगा, तो इंक्रीज किया जाएगा, है ना। तो इस इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो हमारा फार्मर्स का जो एक तरह से फिजिकल कंडीशन है वो उसमें इंप्रूव हो सकता है, मार्केट में जो है वो कंजम्पशन बढ़ सकता है। तो ये सब कुछ जो है वो इससे फोकस किया जा रहा है। दूसरा क्या है कि जो इम्प्लॉयमेंट है ना, इम्प्लॉयमेंट है, उस इम्प्लॉयमेंट को हम लोग जो है वो इंक्रीज करने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो बिहार गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप स्कीम है 7 निश्चय पार्ट 3, उसके तहत उसका पहला ही कंपोनेंट है क्या चीज, दुगनी रोजगार दुगनी आय, है ना। तो इसके तहत जो इस बार का बजट है उसमें फोकस किया गया है कि कैसे हम लोग जो है वो इन टोटल, है ना, 50 लाख, है ना, 50 लाख करोड़ रुपीस का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सीख करें,
ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कैसे हम लोग सीख कर सकते हैं बिहार में, ताकि एम्प्लॉयमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं तो इंक्रीज कर सकते हैं। 50 लाख करोड़ ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो रखा गया है। ठीक है, उसके अलावा कुछ कुछ और जो है वो इंपॉर्टेंट क्या सब है इसमें, तो जैसे है ना 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत ही एक कंपोनेंट है उसमें हम लोग का एजुकेशन का, है ना, उन्नत शिक्षा, है ना, उज्जवल भविष्य। तो उस उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य के तहत मॉडल स्कूल्स के लिए जो है वो बजटरी एलोकेशंस किए गए हैं। ठीक है, मॉडल स्कूल्स बनाए जाएंगे कहाँ पर, है ना, सभी ब्लॉक में, और सभी ब्लॉक में क्या खोले जाएंगे तो डिग्री कॉलेजेस। ठीक है, डिग्री कॉलेजेस खोले जाएंगे। इसके लिए जो है वो बेसिकली जो है वो इसमें जो है वो रखा गया है। ठीक है, कंपोनेंट। उसके अलावा इसमें और क्या है कि एक नए एजुकेशन सिटी की बात की गई है ना, न्यू एजुकेशन सिटी का बात किया गया है। कहाँ पे बन रहा है ये न्यू एजुकेशन सिटी? ठीक है, तो पटना में बन रहा है ना न्यू एजुकेशन सिटी। जिनका इंटरव्यू है प्लीज वो नोट कर लें, इसमें एक क्वेश्चन पूछा है कि ये न्यू एजुकेशन सिटी जो है वो पटना में ही बनाने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, पटना में तो ऑलरेडी इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, और पटना को हम डीकंजेस्ट करने के लिए सैटेलाइट सिटी या फिनटेक सिटी फतुहा और बीटा में बना रहे हैं। तो ये जो न्यू एजुकेशन सिटी है उसको हम लोग कहीं और बना सकते थे, भागलपुर बना सकते थे, दरभंगा बना सकते थे, वाई पटना ओनली? तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग तैयार रखिएगा। ठीक है, तो ये अभी कल ही के इंटरव्यू में ये पूछा गया। तो ये न्यू एजुकेशन सिटी जो है वो बनाया जा रहा है। इसके अलावा क्या है, 5 नए एक्सप्रेस वे, है ना, 5 न्यू, ठीक है, 5 नए क्या है तो एक्सप्रेस वे, 5 न्यू एक्सप्रेस वे जो है वो, है ना, हमारे यहाँ जो है वो प्रपोज्ड है, हम लोग बनाएंगे इसमें। ठीक है, उसके अलावा जितने भी सिंगल लेन, ठीक है, जितने भी हमारे क्या है सिंगल लेन अर्बन रोड्स हैं, जितने भी सिंगल लेन अर्बन रोड्स हैं, उसको हम लोग जो है वो 2 लेन अर्बन रोड में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, 2 लेन अर्बन रोड में जो है इसमें कन्वर्ट किया जा रहा है। उसके अलावा क्या है कि जितने भी डीजल पावर्ड, है ना, डीजल पावर्ड बसेस जितने भी हैं, जितने भी हमारे यहाँ डीजल पावर्ड बसेस चलते हैं बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत, ठीक है, तो उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, सीएनजी, या नहीं तो किसमें कन्वर्ट करेंगे बताइए ना, इलेक्ट्रिक बसेस में उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके ऊपर जो है वो फोकस किया जा रहा है ना। तो ये सब कुछ कुछ जो है वो की फोकस है। यदि हम लोग डिपार्टमेंट वाइज भी यदि हम लोग देखते हैं तो सबसे ज्यादा जो कंपोनेंट है वो हमारा किसका है तो एजुकेशन का है ना। एजुकेशन में लगभग हम लोग 68,000, है ना, लगभग कितना 68,216 करोड़ रुपया जो है वो हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। कोई टॉप थ्री जो है वो आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, एजुकेशन में 68,216 करोड़ रुपीस है। उसके बाद किसमें फोकस है तो रूरल डेवलपमेंट में। ठीक है, ग्रामीण विकास के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो रूरल डेवलपमेंट में कितना है, लगभग 23,700 करोड़ रुपया है, 23,700 करोड़ रुपीस जो है उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। उसके बाद किसमें तो हेल्थ में जो है वो फोकस किया जा रहा है। हेल्थ में जो है वो लगभग 21,270 करोड़ रुपया जो है वो फोकस किया गया है ना हेल्थ में। तो ऐसे ऐसे करके एनर्जी में, जैसे अभी कोई बोल रहे थे कि है ना रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस है, तो एनर्जी में जो है वो हम लोग 18,000 लगभग करोड़ रुपया 18,737 करोड़ रुपया जो है फोकस कर रहे हैं। ये 2-3 जो है वो याद रखिए आप, है ना। उसके अलावा सोशल वेलफेयर में हम लोग जो है वो फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ प्रोविजंस जो है वो हम लोग देखते हैं, ये याद कर लेना है लेकिन आपको। ठीक है, इसको आप जो है वो लिख सकते हैं। शॉर्ट में पूछेगा तो टॉप 3 कंपोनेंट्स लिख दीजिए, लॉन्ग में पूछेगा तो 2-3 जो भी याद रहता है आपको वो लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और क्या है फोकस, हमारा फोकस है कि कैसे हम लोग जीविका को एक और फ्लैगशिप, मतलब फ्लैगशिप स्कीम तो है ही, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारा चल रहा है उसके तहत एक और अभी हम लोग, है ना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जो है वो हम लोग स्टार्ट किए थे, है ना। उस रोजगार योजना में हम लोग देखे थे अभी कि 10,000 रुपया जो है वो प्रति महिला को दिया गया, जो कि जीविका से जुड़ी हुई है, अपने एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को जो है वो एक्सप्लोर करने के लिए। और फर्दर असिस्टेंस इसमें जो है वो कितना तो 2 लाख रुपए का जो है वो और इसमें दिया जाएगा, है ना। तो इसके ऊपर जो है वो हमारे लिए हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के ऊपर जो है वो फोकस है। लगभग 15.6 मिलियन, है ना, मतलब लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को जो है वो इसका फायदा जो है वो मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा 9.4 मिलियन, है ना, लगभग 94 लाख पुअर फैमिलीज को जो है वो बेसिकली जो SC ST उसमें जो बिलोंग करते हैं और विमेन है, उनको हम लोग क्या कर रहे हैं तो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए हम लोग जो है वो फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और टारगेट क्या है, अभी ऊपर जैसे हम लोग देखे थे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को सीख करके इनको जो है वो रोजगार प्रोवाइड करना है ना, इन 9.4 मिलियन पीपल्स को, ताकि इनका विकास हो सके। किसमें तो या तो एनिमल हस्बेंड्री में इनका विकास हो सके, एग्रीकल्चर में हम लोग इनको विकास कर सकते हैं, डेयरी एंड फिशरीज में जो है वो हम लोग विकास कर सकते हैं। ठीक है, क्या जो नेक्स्ट है प्लीज म्यूट कर लें, क्या पर बाहर होगा, म्यूट कर बाहर लें आ प्लीज। हाँ ठीक है, तो सर उसके नाम बाद लेके नेक्स्ट बोलेंगे। जो है वो हमारा, हाँ सॉरी, ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हमारा फोकस कैसा किस पे है, एजुकेशन में अभी हम लोग देखे हैं कि एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया है। कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, है ना।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट में एजुकेशन में 68,216 करोड़ रुपीस है, लेकिन हायर एजुकेशन के लिए अलग से जो है वो बजट दिया गया है। एजुकेशन में लगभग 8,000 करोड़ रुपया जो है वो हायर एजुकेशन के लिए अलग से जो है वो दिया गया है इसमें, ठीक है। तो ये जो है वो हम लोग देख रहे हैं कि इस पे जो है वो फोकस किया गया है। उसके अलावा है ना, हम लोग देखते हैं कि हेल्थ के ऊपर है ना, जो हेल्थ का कंपोनेंट है हमारा, उसके लिए हर एक ब्लॉक में हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सुपरफिशियलिटी हॉस्पिटल होगा, है ना। हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होगा, एक सुपरफिशियलिटी जो है वो हॉस्पिटल जो है वो खोला जाएगा, है ना। और हर एक ब्लॉक में जो है एक स्पेशलिटी जो है वो अस्पताल जो है वो खोला जाएगा। इसके ऊपर जो है वो हम फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा 3 क्रिटिकल चीजें है ना, बोन डिजीज, है ना, आई डिजीज, है ना, और उसके अलावा स्किन डिजीज। इसके लिए जो है वो क्या बनेगा, तो रिसर्च सेंटर जो है वो एक तरह से बनाने की बात की गई है, ठीक है, कि इसको हम लोग जो है वो बूस्ट करेंगे। क्लियर है। इसके अलावा और क्या है, अब देखिए एक बहुत ही अच्छा पोस्ट है आप लोगों का बीपीएससी का, जिसका नाम है सब रजिस्ट्रार, है ना, ठीक है, बिहार रजिस्ट्रेशन सर्विस के अंदर आता है। तो अब ये मैंडेटरी कर दिया गया है इस बार के बजट से कि भाई जितना भी जो है वो मैरिज होगा, ठीक है, जितना भी मैरिज होगा, जितना भी बर्थ होगा और जितना भी डेथ होगा, उन सब को रजिस्टर करना है हमें, ठीक है, रजिस्टर करना ही करना है। लगभग 200 करोड़ रुपया जो है वो इसके लिए एलोकेट किया गया है सिर्फ, ठीक है, ताकि सब रजिस्ट्रार एंड जो लिंक्ड ऑफिसर्स हैं जो बर्थ और डेथ को जो है वो रजिस्टर करते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट कैपिटल जो है वो किस हद तक हमें जो है वो एक्सपोर्ट मतलब इंप्रूव करने की जरूरत है, और उसमें हम लोग जो है वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ताकि हम बिहार को एक एक्सपोर्ट हब बना सकें, ठीक है। तो ये फिक्स कर दिया गया है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में और क्या क्या इंप्रूवमेंट जो है वो करने को मिला है। तो अब हम लोग सेक्टर वाइज यदि हम लोग देखें, तो सपोज कीजिए यदि हम लोग फार्मर्स के लिए बात करते हैं सबसे पहले, तो फार्मर के लिए एक तो हम लोग देख लिए कि 3,000 रुपए जो है वो अलग से मिलेंगे, 6,000 रुपीज जो पीएम किसान के तहत मिलता है उसके ऊपर, है ना। उसके अलावा जो एग्रीकल्चर रोड मैप है हमारा, फोर्थ एग्री रोड मैप है, फोर्थ एग्री जो रोड मैप है उसके ऊपर जो है वो फोकस है हमारा, है ना, इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें बजट में क्या सब फोकस किया गया है, तो हमें पल्स प्रोडक्शन को जो है वो क्या करना है, इंक्रीज करना है। ऑयल सीड प्रोडक्शन को जो है वो हमें इंक्रीज करना है। मेज प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज करना है, और फ्रूट प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, ठीक है। तो ये जो है वो इसके ऊपर बजट में फोर्थ एग्री रोड मैप के तहत जो है वो बेसिक फोकस किया जाएगा, है ना। इसके अलावा हमें स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज और प्रोसेसिंग यूनिट्स के ऊपर जो है वो हमें फोकस करना है। स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स के ऊपर जो है वो हमें फोकस करना है, और एग्री स्टार्टअप्स को बूस्ट करना है। जो एग्रीकल्चर के स्टार्टअप्स हैं, है ना, स्टार्टअप हैं, उनको जो है वो हमें बूस्ट करना है फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट क्या है, तो इरिगेशन वाटर टू एवरी फील्ड है, एवरी फील्ड मतलब हर खेत तक सिंचाई का पानी, जो आपका 7 निश्चय पार्ट 2 का जो है वो थीम था, है ना। हर खेत तक सिंचाई का पानी, इसको भी इंश्योर करने के लिए जो है वो अलग अलग जगह पर रिजर्वायर्स बनाए जाएंगे और डैम कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो डैम कंस्ट्रक्ट करने के लिए जैसे सीतामढ़ी में डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है, बागमती रिवर के ऊपर। उसके अलावा तैयबपुर एक जगह है ना, तैयबपुर में जो है वो डैम कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इन सब महानंदा रिवर के ऊपर, तो ये जो है वो डैम कंस्ट्रक्शन करने की बात की गई है। उसके अलावा बिहार, ठीक है, ये सब नोट करते मतलब ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली मिशन जो है, जैसे बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है वो लाया जाएगा, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए बिहार एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन जो है वो इसको लाया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो हम लोग बूस्ट कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट करना मतलब एआई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी जैसे चीजों का इस्तेमाल करना है हमें, ताकि मैकेनाइजेशन जो है वो एग्रीकल्चर में बढ़ सके। और जो लास्ट है एग्रीकल्चर में, हाँ ये हो गया, हाँ ठीक है, लास्ट जो है वो क्या है आपका, गोट सीमेन, ठीक है, गोट सीमेन जो है वो स्टेशन डेवलप किया जाएगा, ठीक है, ताकि जो नस्ल है बेसिकली गोट का उसमें इंप्रूवमेंट हो सके, और जो हमारा डेयरिंग एंड फिशरीज वाला जो सेक्टर है उसको जो है वो बूस्ट किया जा सके। तो फार्मर के लिए हम लोग देख सकते हैं कि इतना सारा चीज जो है वो किया गया है सेक्टर वाइज। अब हम लोग थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या किया गया है, स्टूडेंट्स एंड यूथ के लिए, ठीक है, स्टूडेंट्स एंड यूथ के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि इनके स्किल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग के ऊपर जो है वो काम किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, तो स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग के ऊपर काम करने के लिए जो आईआईटी पटना है उसको नॉलेज पार्टनर के रूप में जो है वो साइन की है बिहार गवर्नमेंट, ठीक है, नॉलेज पार्टनर के रूप में, ठीक है, आईआईटी पटना को नॉलेज पार्टनर के रूप में जो है वो साइन किया गया है। और ये 60 स्टार्टिंग में आईटीआई में क्या करेंगे, तो स्किल डेवलपमेंट करने के ऊपर फोकस करेंगे, और लगभग 1,000 बच्चों को जो है वो क्या करेंगे, तो स्किल देंगे, ताकि है ना उनको जो है वो जॉब करने में या जॉब ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। क्लियर है।
इसके अलावा है ना, जो हम लोग देखे ही कि जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है उसके लिए 8,000 लगभग करोड़ रुपए का अलग से जो है वो बजटरी एलोकेशन किया गया है, ठीक है। उसके अलावा मेडिकल यूनिवर्सिटीज के ऊपर फोकस है हमारा। किसके ऊपर फोकस है? मेडिकल यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश किए जाएंगे, मेडिकल यूनिवर्सिटीज स्टैब्लिश किए जाएंगे। कहां पर स्टैब्लिश किए जाएंगे? तो 10 डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल मेडिकल यूनिवर्सिटीज जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे, ठीक है। मॉडल स्कूल होगा हर एक पंचायत में, ठीक है। जो पुराने इंस्टीट्यूशंस थे, ओल्ड इंस्टीट्यूशंस थे, ठीक है, ओल्ड इंस्टीट्यूशंस थे, उन ओल्ड इंस्टीट्यूशंस को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तर्ज पर जो है वो विकास किया जाएगा। तो ये सब कुछ कुछ स्टूडेंट्स एंड यूथ के लिए जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। कोई 2-3 पॉइंट भी आप लोग याद रखेंगे तो काफी है, उसको लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ। अब हेल्थ के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो ऊपर में कुछ कुछ बात की है, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को हम लोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में हम लोग सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में हम लोग जो है वो डेवलप करेंगे, ठीक है। कौन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को हम लोग डेवलप करेंगे। उसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं? तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। इन्फेंट है ना, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए हम लोग जो है वो काम करेंगे, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए कैसे करेंगे? तो इसमें हेल्प लिया जा रहा है किसका? आंगनवाड़ी सेविकाओं का, ठीक है। आंगनवाड़ी सेविकाओं का जो है वो इसमें हेल्प लिया जा रहा है एक तरह से, ठीक है। उसके अलावा जो पीएमसीएच है उसमें बेड के कैपेसिटी को इंक्रीज कर किया जा रहा है। 1100 बेड जो है वो है ना तैयार किया जाएगा। किसमें? तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पीएमसीएच में, है ना, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा कंपोनेंट है 7 निश्चय पार्ट 2 में एक कंपोनेंट है ना, ठीक है। सुलभ स्वास्थ्य, है ना, सुरक्षित जीवन एक कंपोनेंट है। इंग्लिश में यदि बोले तो ये हो जाएगा एसेसिबल हेल्थ एंड सेफ लाइफ, है ना। तो उसके तहत अभी हम लोग बोले थे आपको कि बोन हो गया, है ना, आई हो गया, है ना, स्किन हो गया, इनके ऊपर जो है वो बेसिकली क्या किया जाएगा? तो फोकस किया जाएगा, ठीक है। सारे ब्लॉक्स में जो अस्पताल होंगे उन सभी ब्लॉक में इनके ऊपर जो है वो फोकस किया जाएगा। बोन के ऊपर, आई के ऊपर, स्किन के ऊपर, इन सब के ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है। कुछ विमेन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, कंपोनेंट्स ये सब जो है वो डिस्कस हो जाएगा। लगभग अभी हम लोग देखें कि 1.56 करोड़ वुमेन्स को जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप से अटैच करके, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जो है वो हम लोग अटैच करके हम लोग मुख्यमंत्री, ठीक है, महिला रोजगार योजना के तहत हम लोग क्या कर रहे हैं? तो इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर है ना? आवाज बीच में ब्रेक तो नहीं हो रहा है? नो सर, हेलो नहीं। हेलो, ऑल गुड। हाँ ठीक है, कंटिन्यू, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। तो ये जो, हाँ, उसके अलावा जो विमेन है, ठीक है, विमेन्स को असिस्टेंस जो है वो 10,000 रुपए का दिया ही गया था पहले। अभी हम लोग देखेंगे एडिशनल 2 लाख रुपए का हम लोग जो है इसमें विमेन्स को देंगे, है ना। उसके अलावा इसमें लाइवलीहुड मॉडल जो है, लाइवलीहुड मॉडल, ये लाइवलीहुड मॉडल जो है वो इसका विकास किया जाएगा। ये सिक्किम के तर्ज पे विकास किया जाएगा लाइवलीहुड मॉडल, ठीक है। ये सिक्किम में ही सबसे पहले इस तरह का इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था, जिसमें कुछ पैसे जो है वो इनिशियली दिए गए थे और उसके बाद जो है वो और ज्यादा इंसेंटिव दिया गया था यदि कोई वुमेन एंटरप्रेन्योर जो है वो अच्छा कर रही थी। तो सिक्किम के तर्ज पर लाइवलीहुड मॉडल जो है वो डेवलप किया जाएगा। तो ये वुमेन में हम लोग देख सकते हैं ये प्रोविजन किया गया है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर क्या फोकस किया गया है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जैसे अभी बात हो रहा था कि सोलर एनर्जी, ठीक है, और रीन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो है वो हमारा फोकस है, ठीक है। सोलर एनर्जी और रीन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हम लोग फोकस कर रहे हैं। उसके अलावा सारे रोड्स को, अभी हम लोग ऊपर भी देखे थे, सारे रोड्स को जो 2 लेन नहीं है उनको हम लोग सबको क्या करेंगे? तो डबलिंग ऑफ द लेन्स करेंगे, ठीक है। उसके बाद अफोर्डेबल हाउसिंग जो है वो हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अफोर्डेबल क्या करेंगे? तो हाउसिंग प्रोवाइड कराएंगे हम लोग पुअर फैमिलीज को, ठीक है, पुअर फैमिलीज को, है ना। अफोर्डिंग लगभग जो वही 94 लाख फैमिलीज हैं, 96 लाख फैमिलीज हैं, 94.6 बेसिकली। तो उनको जो है वो अफोर्डिंग हाउस प्रोवाइड करेंगे। कहां पर? तो ये सिर्फ सिटी में अभी बात है, ठीक है, सिटी में। उसके अलावा पिंक टॉयलेट्स जो है वो महिलाओं के लिए जो है वो बनाया जाएगा, है ना, ठीक है, सिटीज में। उसके अलावा 5 लाख परिवार के लिए, ठीक है, 5 लाख, 5 लाख फैमिलीज के लिए, ठीक है, 5 लाख फैमिलीज के लिए जो है वो टॉयलेट निर्माण करने का जो है वो इसमें बात किया गया है, ठीक है। उसके अलावा क्या है? तो पटना मेट्रो जो है, पटना मेट्रो जो है उसका एक्सटेंशन करने के ऊपर जो है वो चर्चा किया जा रहा है, ठीक है। जो फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया है, सेकंड पेज में हम लोग कर रहे हैं, थर्ड पेज में इसको हम लोग क्या करेंगे? तो और अभी जो है वो एक्सटेंड करने का जो है वो हमारा, है ना, बात चल रहा है। तो ये सब कुछ कुछ कंपोनेंट हम लोग देख सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स में कैसे कैसे जो है ना, बिहार गवर्नमेंट वो कर रही है। जैसे फार्मर्स के लिए, इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, एग्जाम में यदि आता है, फार्मर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्या कर रही है, एग्रीकल्चर के लिए, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, यूथ के लिए, ठीक है। तो इन सब के ऊपर जो है वो बेसिकली फोकस किया गया है।
तो बिहार जो बजट है वो काफी एस्पिरेशनल बजट है हमारे लिए, और इस एस्पिरेशनल बजट के तहत बिहार गवर्नमेंट जो है ना, दैट इज ऑन द रोड मैप ऑफ डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के साथ साथ जो रोजगार की अवसर है ना, ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं उसको बूस्ट करने का जो है वो हमारे यहाँ फोकस है। तो इतना सारा पॉइंट यदि हम लोग ध्यान रखते हैं कि यूनियन बजट में क्या हुआ और सेंट्रल बजट में क्या, बिहार के बजट में क्या हुआ, तो मुझे लगता है कि आप जो है वो आंसर्स लिख सकते हैं इसको मिला जुला के अच्छे से। ठीक है, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, थोड़ा डेटा वगैरह है वो सब याद रखिएगा, जैसे एजुकेशन का डेटा याद रखिएगा, रूरल डेवलपमेंट का, हेल्थ का, ये तीन का तो ध्यान रखिएगा ही रखिएगा। ठीक है, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, और स्पेसिफिकली उसके बाद जो है वो ये कंपोनेंट्स भी आप याद रख सकते हैं, है ना, जो कंपोनेंट अभी हम लोग ने डिस्कस किया था ना कि 5 एलिमेंट है, ज्ञान, नॉलेज, इंटीग्रिटी, साइंस, एस्पिरेशन एंड डिग्निटी। ठीक है, हिंदी में यदि याद रहता है तो हिंदी में याद रखिए, इंग्लिश में याद रहता है तो इंग्लिश में याद रखिए, ये आप लिखेंगे तो और थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, और यदि 4 आप इसको पिलर्स में दिखा सकते हैं कि विजन क्या है उसका, है ना, उसका मैथ्स, तो मैथ्स में आप दिखा दीजिए टोटल बजट कितना का है हमारा, कैपेक्स के ऊपर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कितना खर्च हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए तो हम लोग देखेंगे बहुत सारे जो है वो प्रोविजंस किए गए, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर। तो ऐसे करके यदि हम लोग इसको पढ़ लेते हैं और यदि याद रहता है तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने आंसर्स में, और आंसर्स में इंटीग्रेट करके हम लोग जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो है बेसिकली बिहार गवर्नमेंट के बजट के बारे में एक डिस्कशन था हमारा। नाउ एवरीवन इज फ्री टू आस्क इफ दे वांट टू आस्क एनीथिंग। सर जैसे ये 3,000 रुपये दिए जाएंगे तो सर ये इसमें कोई इंस्टॉलमेंट में दिए जाएंगे या फिर एक बार में ही दिए जाएंगे? अभी वो आएगा, क्लैरिटी आएगा तो पता चलेगा। अभी तक तो प्रपोजल ऐसा ही लग रहा है कि एक बार में ही जो है वो हमें दिया जाएगा, बट देखते हैं अभी क्या आता है उसका प्रपोजल। मैंने वो जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है हमारे बिहार गवर्नमेंट का, उसके वेबसाइट पे भी चेक किया था, तो बट अभी तक कोई क्लेरिफिकेशन जो है वो है नहीं उसके ऊपर। ओके सर सर, हेलो थैंक। सर, एक हाँ क्वेश्चन था सर। सर चैलेंजेस क्या होंगे सर इस बजट को लेके, जो कि इंटरव्यू में बिल्कुल, पूछा गया था एक। हाँ बहुत बढ़िया। तो इस बजट का जो है वो चैलेंजेस क्या सब होगा, तो सबसे पहला चैलेंज है हमारा कि जो एस्पायरिंग हमारा बिहार है उसमें फिस्कल डेफिसिट को जो 3% है उसके नीचे बनाए रखना, क्योंकि जैसे ही हम लोग एक्सपैंड करना चाहते हैं, मतलब अब वी हैव टू ओपन आवर विंग्स, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यदि हम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बोरोइंग्स हमें करना पड़ेगा, बढ़ेगा हमारा बोरोइंग। तो बोरोइंग जैसे ही हम बढ़ाएंगे तो हमारे लिए सबसे पहला चैलेंज क्या आएगा कि जो एफआरबीएम एक्ट में बोला गया है कि 3% के नीचे रखो भाई फिस्कल डिफिसिट, वो जो है वो हैम्पर हो सकता है। तो पहला चैलेंज आप ये बोलेंगे। दूसरा चैलेंज जो है वो हमारे ऊपर अभी भी क्या है कि हमारे लिए एजुकेशन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो अभी भी कम, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर। ठीक है, जब जो यदि हमें डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो 2047 तक हमें यदि विकसित कैटेगरी में आना है, तो एक एस्टिमेट है कि हमें कम से कम 6 से 7% एजुकेशन के ऊपर और मोर देन 5% जो है वो हेल्थ के ऊपर हमें खर्च करना पड़ेगा, जो कि अभी कम है, मतलब जो टोटल बजट है हमारा उससे कम है हमारा। तो दूसरा चैलेंज तो हमारे लिए ये है। तीसरा चैलेंज जो है वो हमारे लिए है रूरल कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करना। अभी भी जो बिहार गवर्नमेंट का एक एस्पिरेशनल प्रोग्राम था कि 3 घंटे में हम लोग किसी भी जगह को हम लोग जो है वो हेडक्वार्टर से जोड़ देंगे, मतलब पटना से हम लोग एक तरह से कैपिटल से जोड़ेंगे, तो वो डेवलपमेंट करना एक चैलेंज है अपने आप में। ठीक है, और कुछ स्पेसिफिक चैलेंज इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, ये 3 मेजर चैलेंज जो है वो है ना। सर ये भी कह सकते हैं सर, कैपेक्स और सर रेवेन्यू के बीच में सर मिसमैच है, जिसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर में सर जो एसेट क्रिएशन है उसका भी सर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। हाँ ठीक है, बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो हमारे लिए, जैसे एक चैलेंज तो वो भी है ना कि जैसे आप यदि बाहर से इन्वेस्टमेंट सीक करना चाहते हैं तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो जाता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे नहीं हो पाता है। ठीक है, जैसे ये सीमेंट इंडस्ट्री स्टार्ट करना था अडानी को, सर्वेइंग वगैरह हो गया, लेकिन फिर वो एक चैलेंज के रूप में उभर रहा है कि वहां पर इंक्रोचमेंट है बहुत ज्यादा। एक चैलेंज था कि जैसे एआई हब के बारे में, हम डिजिटाइजेशन और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुजफ्फरपुर में हम लोग देखें कि एक सेमीकंडक्टर ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो फेल कर गया, है ना, क्योंकि उसमें जो है वो उनको बेसिकली जो नरिशमेंट चाहिए था, सरकार की तरफ से जो सपोर्ट चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो ये सब जो है वो कुछ कुछ चैलेंजेस जो है वो हमें देखने को मिल सकता है ना। और कोई? सर ये भी तो हो सकता है कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम है, अकॉर्डिंग अगर देखा जाए रेवेन्यू के एक्सपेंडिचर के हाँ हिसाब बिल्कुल से। बिल्कुल बिल्कुल, वही अभी डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो वो कम तो है ही, है ना। ठीक है, और कोई? इसको इंटीग्रेट करना है हमें आंसर्स में। ठीक है, मतलब जब आंसर्स क्वेश्चन पूछा जाए
इंटरव्यू में जिनका पूछा जाए तो वो लोग तो कर ही लेंगे, मुझे पता है कि सर इस सेक्टर में ये हुआ है, उस सेक्टर में ये हुआ है। जो आंसर लिखने वाले लोग हैं वो लोग इंटीग्रेट करेंगे कि सर वुमेन्स में, वुमेन डेवलपमेंट के लिए ये हुआ, 2 पॉइंट मतलब अपने आंसर में लिख देंगे। फार्मिंग के सेक्टर में, एग्रीकल्चर के सेक्टर में ये हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है वो ये हुआ है, ठीक है। ऐसे ऐसे करके जो है वो आपको दिखाना है। और क्वेश्चन जो है वो कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि जो बजट आया है रिसेंटली उसमें यूनियन गवर्नमेंट का क्या प्रोविजन है और बिहार गवर्नमेंट का क्या प्रोविजन है, तो दोनों को आपको तैयार रखना है। यूनियन गवर्नमेंट का प्रोविजन कैसा, अब ये बिहार वर्ड का कहीं पे भी यूनियन गवर्नमेंट के बजट में मतलब वो वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, कहीं पे भी बिहार शब्द जो है वो नहीं आया, ठीक है। लेकिन हम ये एस्पायर कर रहे हैं कि ये सब चीजें जो है वो बिहार के लिए हैं। स्पेसिफिकली कुछ चीजें तो हैं, लेकिन और जो चीजें हैं उसका बिहार को फायदा मिलेगा। जैसे अभी हम लोग हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का बात कर रहे थे, तो वो बिहार से अलग अलग जगह से गुजरेगा, आरा से, बक्सर से, तो वो हमें फायदा मिलेगा उसका। सर एक और प्रोविजन था वुमेन से रिलेटेड कि 38 डिस्ट्रिक्ट्स में जो छात्रावास बन रहा है सर, तो वेरी गुड, ठीक है, आई मिस दैट, सॉरी। ठीक है, तो वो अभी नोट्स मिलेगा आपको, तो उसमें आपको मिल जाएगा वो कि अभी 38 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो छात्रावास बनाने का जो है वो चर्चा किया गया है, ठीक है। या सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो एक वुमेन जो है वो क्या होगा, छात्रावास होगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट होता है, मुझे ध्यान आ गया, एक कॉन्सेप्ट है वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल। सुने हैं क्या इसके बारे में? वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल क्या होता है कि जो महिलाएं काम करती हैं और अपने जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करके जाती हैं, हो सकता है उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी उतना नहीं मिल पाए, तो ये भी जो है वो किया गया है इस बार के बजट में कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल जो है उसको हम लोग बनाएंगे, ठीक है। जैसे अभी बहुत सारे लोग, आप लोगों में से कुछ ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे या फिर कुछ शिक्षक होंगे मान लीजिए कहीं पे, तो आपका होम टाउन में पोस्टिंग नहीं होगा, आप कहीं और जाके रेंट पे रह रहे होंगे, तो वहां पर वर्किंग वुमेन हॉस्टल यदि रहता है तो ऐसे महिलाओं को जो है वो फायदा मिलता है, सेफ्टी सिक्योरिटी इंश्योर्ड रहता है। तो वर्किंग वुमेन हॉस्टल के ऊपर भी जो है वो चर्चा किया गया है, ठीक है। तो ऐसे कर करके हम लोग जो है ना, अभी कंपोनेंट्स बहुत सारे हैं हमारे पास, बहुत सारा टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर जो है एक हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। उसको कैसे हम लोग यूज करते हैं अपने आंसर्स में वो भी करना जो है वो हमारे लिए जरूरी है। तो ऐसे कर करके अभी हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज जो है वो पहला डे था और स्पेसिफिकली जो है वो इंटरव्यू स्टूडेंट्स और फिर जो और लोग हैं उनके द्वारा कहा गया था कि बजट के ऊपर जो है वो फोकस करना है। तो इसीलिए बजट का एक जो है वो मैंने कोर प्रोविजन ही सिर्फ आपके सामने में रखा है। इससे ज्यादा प्रोविजन जो है वो आप लोग मतलब याद रहता है तो अच्छी बात है, यदि लेकिन याद मतलब इतना काफी है, इतना आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत है ना। अब उस समय आपको सिर्फ एग्जाम में इसको इंटीग्रेट कर देना अपने आंसर्स में, चाहे इंटरव्यू में पूछा जाए चाहे मेंस में पूछा जाए, तो उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एक काफी अच्छा आंसर जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। सेक्टर वाइज याद रखेंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। तो ये जो है वो हम लोग करते हैं। अगले सेशंस में जो है वो हम लोग कुछ और टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो एक हमारे। क्वेश्चन था सर। हाँ मन प्लीज। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, आप उस दिन नीतीश मिश्रा सर का बात कर रहे थे सर, तो जो डिफरेंट बोर्ड्स है सर उनके एक बार साइकोलॉजी और सर बता सकते हैं सर कैसे वो अलग हैं सर? जैसे उसमें आपने कहा था मुझे सर उन्हीं लगता है का। ना कि ऐसा, मुझे लगता है कि देखिए कुछ बोर्ड का साइकोलॉजी है थोड़ा सा स्टूडेंट से बात करने का, लेकिन मुझे ये भी लगता है साथ साथ कि जरूरी नहीं है कि सारे बोर्ड जो है वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट थी हमारे ही साथ की स्टूडेंट है अदिति, उनका उस दिन जो है सोन बोर्ड में था और सोन बोर्ड में उस दिन मुरली प्रसाद सर का बोर्ड था, ठीक है। तो मुरली प्रसाद सर के बोर्ड में भी उनका इंटरव्यू लगभग 20 से 22 मिनट गया। तो इट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन कि आप आंसर जो है वो क्या दे रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया, आप सिर्फ एक वर्ड बोलकर उसका जो सटीक आंसर है वो बोलकर आप चुप हो गए, तो बोर्ड माइट नॉट बी इंटरेस्टेड कि 10 क्वेश्चन पूछा, ठीक है इसने आंसर दिया, नहीं दिया तो मना कर दिया, उसके बाद ठीक है अब क्या ही बात करें आपसे। तो यू शुड बी समथिंग, आप आपको कुछ ना कुछ जो है वो इनपुट्स अपने तरफ से देना होगा इफ यू वांट टू कंटिन्यू द कॉन्वर्सेशन, है ना। मुझे लगता है कि ये है, क्योंकि 3 बोर्ड तो इस बार आपके नए हैं, मुरली प्रसाद सर नए हैं, आपके निशित वर्मा सर नए हैं, और कौन है, पंकज सर नए हैं, है ना। तो उनका मेंटेलिटी पता नहीं है, लेकिन बोर्ड टू बोर्ड ये वैरी तो कर रहा है, लेकिन बात यदि करना है तो यदि आप इनपुट्स देंगे उनको तो वो बात करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेंगे। मतलब अपने से सर इनिशिएट करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने से कीवर्ड्स बिल्कुल, डालने पड़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा आप इनिशिएट करेंगे तो उससे जो है वो फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। थैंक यू सर। और कोई सर नोट्स हिंदी में मिलेगा क्या? आई विल स्पीक, ये सौरभ सर बताएंगे। सर काइंडली शेयर दिस हैंड आउट्स इन इंटरव्यू ग्रुप, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग का जो फॉर्मेट रहेगा हम लोग इसी फॉर्मेट पे करेंगे। जैसे आज हम लोगों ने बजट के कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स पहले डिस्कस किए हैं ना, कि बजट क्या है, कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं, ठीक है।
और उसके बाद जो कंपोनेंट्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू ये रिसीट, कैपिटल, मतलब बेसिकली एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे और उसके बाद हम लोग उस टॉपिक को इलाबरेट करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जैसे मान लीजिए कोई और टॉपिक आएगा, जैसे सपोज कीजिए शांति है, या हम लोग VV जी राम जी पे बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे भी टॉपिक्स हैं, मतलब देयर आर n नंबर ऑफ टॉपिक्स। तो उसमें भी पहले हम लोग थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड समझेंगे, बैकग्राउंड समझने के बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन में ये क्या चल रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसके चैलेंजेस क्या सब है ना। ये सब जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे ही हम लोग एक एक 1.5 घंटे का सेशन करेंगे, लगभग 70 से 75 टॉपिक या लगभग 100 टॉपिक्स जो है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, और कोशिश करेंगे कि उन्हीं 100 टॉपिक्स को आप लोग बार बार रिवाइज करें, क्योंकि उसी 100 टॉपिक्स में से जो है वो आपको क्वेश्चन आंसर लिखने को मिलेगा, ठीक है। और तो ऐसे ऐसे करके जो है वो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। जिनका इंटरव्यू अभी चल रहा है उनको बेस्ट ऑफ द लक, है ना। कल जिनका इंटरव्यू है या आगे आने, कल तो शायद सैटरडे, हाँ कल है, तो कल जिनका इंटरव्यू उनको भी बेस्ट ऑफ लक, है ना। और आगे आने वाले समय में जिनका भी इंटरव्यू, उनके लिए भी हम लोग करते रहेंगे अभी कुछ कुछ डिस्कशंस, ठीक है। सर ये अपलोड कब होगी ये सेशन पोर्टल ये पे? तो मैम वो बताएंगी, मतलब मैम बताएंगी, जो HR मैडम है वो बताएंगी, या नहीं तो सर बताएंगे। वो हो जाएगा, आई थिंक अपलोड हो ही जाएगा। क्लासेस डेली सर होंगी सर, ये भी वो सर ही बताएंगे। मोस्ट प्रोबेबली जो है वो डेली होंगी, नहीं डेली यदि नहीं होंगी तो वीक में कम से कम 3 से 4 दिन तो होंगे ही होंगी, ये तो श्योर है। सर क्लास होने से पहले अगर टॉपिक बता देते तो ये थोड़ा अच्छा रहता, हम लोग भी कुछ होमवर्क करके आते हैं। हाँ ठीक है, वो आप एक बार मैसेज डाल दीजिएगा सर को, मैं भी बता दूंगा। ओके। सर सर हम्म। सर बिहार इकोनॉमिक सर्वे का सर क्या है सर, वो करा दे तो बेटर होता। करना है इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, वो भी कर लेंगे, हाँ, इकोनॉमिक सर सर्वे भी बिहार कर का लेंगे। स्पेशली हाँ ठीक ठीक इसमें ठीक है। इम्पोर्टेंट चैप्टर जो होता है वो मेंस में आने का चांस। हाँ हाँ ठीक है, वो भी कर लेंगे, कोई इशू नहीं, कर लेंगे। बिहार इकोनॉमिक सर्वे तो मतलब ठीक है, अच्छा है, मतलब क्वेश्चंस आ सकते हैं उससे, थोड़ा मेंस में उसका डेटा फैक्ट्स भी आप यूज कर सकते हैं, तो यस सर, कर वो लेंगे। मेंस में कोई ना कोई एक टॉपिक आता ही है जैसे। हाँ ठीक है ठीक। और कोई? सर हाँ प्लीज। सर मैं कह रही थी जो मेरा इंटरव्यू शेड्यूल है वो सेकेंड फेज 8 अप्रैल को है, हम्म। और मेरा मेंस भी है 71 का। तो काफी ज्यादा डायलेमा में हूँ कि कैसे मतलब मैनेज, मतलब नहीं हो पा रहा है, मतलब कभी इंटरव्यू की तरफ सोचती हूँ कैसे करना है। तो इंटरव्यू के लिए ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है। इंटरव्यू के लिए सिर्फ आपको अभी क्या करना है, न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, उसके अलावा आपको अलग से कोई तैयारी नहीं करनी है। ग्रेजुएशन आपका सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा देख लिए होंगे आप, या फिर नहीं देखे होंगे, तो हल्का फुल्का एक दिन में टाइम स्लॉट देख रिजर्व कर लीजिए कि इस टाइम में मुझे अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को देखना है और इस टाइम में मुझे अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को देखना है। दोनों यदि सेम है तो और अच्छा है। लेकिन इंटरव्यू के लिए ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि सारे लोगों का इंटरव्यू जो है वो कोई प्रिपरेशन बेस्ड पे नहीं जा रहा है। मतलब ठीक है, कुछ लोग का करंट अफेयर्स वगैरह पूछ रहे हैं, तो उससे वो आप न्यूज़पेपर देखते रहेंगे, एक हिंदी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर देखिए तो हो जाएगा उससे काम आपका। डोंट टेक मच स्ट्रेस अबाउट इंटरव्यू, वो आपका अच्छा जाएगा, क्योंकि आपने मेंस क्वालिफाई किया है, आप में होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगा, चीजों को समझ में आप कर पा रही होंगी, ठीक है। मेंस के लिए फोकस करते रहिए, आंसर राइटिंग करिए, डेली डेली आंसर राइटिंग करना जरूरी है। कहीं से भी, है ना, कहीं से भी जो है वो आंसर राइटिंग, समबडी इज राइटिंग समथिंग, ठीक है, उस पर आते हैं। तो कहीं से भी आप क्वेश्चन पिक कीजिए, उसको लिखिए अपने आंसर्स में, प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज इस बार जो वही डिस्कस कर रहे थे अभी की थोड़ा सा पैटर्न जो है हाँ वो, क्योंकि इंटरव्यू में भी मैंने पहले बताया था कि थोड़ा पैटर्न इस बार जो है वो बदला हुआ स्वरूप दिखेगा, वो थोड़ा सा दिख भी रहा है इस बार। तो ऐसे ही करके इस बार जो है वो बात हुआ है अभी भी कि थोड़ा सा इंटरव्यू में भी कुछ हो सकता है, तो सर आई अभी मीन। बेसिक सिर्फ आंसर राइटिंग और वो या फिर ऑप्शनल और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट बस। हाँ बिल्कुल, आपको डेली जो है वो न्यूज़पेपर करना है, एक वो तो करना ही करना है, उसको नहीं छोड़ना है आपको। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर, एक हिंदी न्यूज़पेपर, यदि आप हिंदी पढ़ते हैं सिर्फ तो हिंदी न्यूज़पेपर ही 2 पढ़ लीजिए। और जी दूसरा जो है वो आपको आपका ग्रेजुएशन और ऑप्शनल का सब्जेक्ट, बस इतना ही 3 चीज के ऊपर अभी आपको फोकस करना है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर तो आप डेली पढ़ेंगे तो वो आपको मेंस में भी हेल्प कर जाएगा, और जो ग्रेजुएशन और ऑप्शनल का सब्जेक्ट है उसके लिए टाइम जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, है ना। उसमें टाइम आप डिटरमाइन कर लीजिए कि ये टाइम पीरियड जो होगा वो मेरे दिन का 2 घंटा जो है वो सिर्फ हम देंगे। अप्रैल में अभी बहुत टाइम है, 2-2 घंटे करके भी आप रिवाइज करते रहेंगे छोटी छोटी चीजें, तो हो जाएगा, काम हो जाएगा। आज सर एक एक भी क्लास हुआ है क्या? अभी अभी मैंने अभी ज्वाइन किया है, तो क्लास मतलब अभी हुआ था क्या कोई टॉपिक पे? हाँ अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है ना। जो बजट है उसके कंपोनेंट्स, और यूनियन बजट में बिहार के लिए क्या प्रोविजंस हैं, और बिहार का बजट क्या था, वो हम लोगों ने डिस्कस किया है। वो मिल जाएगा आपको वीडियो, कोई बात अच्छा नहीं, आप लेट लेट से ज्वाइन कीजिए, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। नोट्स सर ग्रुप में मिलता है क्या? नोट्स मिलेगा अभी आपको, टेलीग्राम ग्रुप बना होगा कोई, आई थिंक करंट अफेयर्स का, नहीं बना है तो शायद वो बनाएंगे अभी, तो उसमें मिलेगा आपको नोट्स।
सर ये मेंस में जो एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं इनको सॉल्व हम्म मतलब इनके लिए क्या कर सकते हैं आगे का जो एक मतलब 2 महीना बचा है इसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि उस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में हैंडल हो जाए। एनालिटिकल क्वेश्चंस में ना हमें पता होना चाहिए कि डिमांड क्या है, ठीक है। तो कुछ कीवर्ड्स पहले आप सराउंड कर ली, मतलब घेर लीजिए उसको, या टारगेट कर लीजिए कि ये कीवर्ड्स है। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि इस बार का बजट जो है वो एक एस्पिरेशनल बजट है जो बिहार और देश के लिए, है ना, डेवलपमेंट के जर्नी को फुलफिल करने का एस्पिरेशन दिखता है इसमें, लेकिन साथ ही साथ इसके कुछ चैलेंजेस भी हैं। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करते हुए आप डेटा फैक्ट्स प्रेजेंट कीजिए। तो इसमें क्या है, मतलब एक थोड़ा से एनालिटिकल क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये बताएंगे कि हमारा जो देश है उसमें हमारा टारगेट है 2047 तक हमें एक डेवलप्ड कंट्री के रूप में जो है वो उभर कर आना है, ठीक है। प्रेजेंट क्या कॉन्टेक्स्ट में हमारा क्या चल रहा है वो हमें बता देंगे, कितना फिजिकल डिफिसिट है, कितना जो है वो रेवेन्यू डिफिसिट, यदि याद रहता है तो। और इस बार के बजट से उसको लिंक कर देंगे कि इस बार के बजट में क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं ऐसे जो इस एस्पिरेशन को फुलफिल कर सकता है। फिर चैलेंजेस लिख देंगे, वे फॉरवर्ड लिख देंगे, एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, एक बहुत अच्छा सा कंक्लूजन लिखेंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स, पहले कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई कर लीजिए। आप एक बैकग्राउंड तैयार कर लीजिए, बैकग्राउंड के बाद जो हिट ऑफ द क्वेश्चन है, जो कंपोनेंट मेन पूछ रहा है उसको हिट कीजिए, चैलेंजेस लिखिए, वे फॉरवर्ड लिखिए, खत्म, है ना। तो यू हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द कंपोनेंट, एक्ट अपॉन इट विद द डेटा एंड फैक्ट्स, ठीक है। यदि पॉलिटी का क्वेश्चन है तो उसमें आर्टिकल डालिए, है ना। यदि कोई सुप्रीम कोर्ट के कोई यदि डिसीजन है वो डालिए, यदि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं याद आ रहा है तो किसी कमेटी का रिकमेंडेशन है वो डालिए। यदि साइंस एंड टेक का क्वेश्चन है, यदि इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है तो उसमें जो है वो एसडीजी गोल्स जो है वो डालना मत भूलिए, वो डालिए ही डालिए। और किसी और का कोट यदि आपको ध्यान आता है तो वो डाल दीजिए। कोई करंट में हैपनिंग हुआ है तो उसे आप उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आप यदि करेंगे तो एनालिटिकल क्वेश्चंस में आपको मार्क्स मिलेगा। एनालिटिकल क्वेश्चंस में मार्क्स ज्यादा मिलता है इन कंपैरिजन टू द स्टैटिक क्वेश्चन। ओके सर कोई बूस्टर प्रोग्राम चालू हो गया GS2 के लिए? मतलब अभी तो शायद GS2 के लिए तो पूरा लगभग खत्म ही हो गया है कोर्स उस पे साइट पे। तो कोई बूस्टर सीरीज चालू होगा? क्योंकि जब GSO के बाद जो DSO जो पेपर हुआ था अभी, उसमें बहुत सारा नेचर चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन का नेचर। तो क्या कोई हाँ, क्वेश्चन का नेचर चेंज हुआ है, अभी और चेंज होगा, तो कुछ होगा अभी उसके लिए, मतलब आई एम नॉट नोन टू दैट। तो एक बार सर बताएंगे उसके बारे में, मुझे नहीं अच्छा, पता है अभी, है ना। ठीक है। ठीक है, और कोई डाउट है या खत्म करें इसको? तो आई होप कि आपको बजट जो है वो थोड़ा सा हॉलिस्टिकली समझ में आया होगा। इतना यदि आप याद रखेंगे तो दैट इज मोर देन इनफ, ठीक है। इसी को बस जो है वो बार बार रिवाइज करना है, इसी कंपोनेंट को, क्योंकि मेजर कंपोनेंट्स यही है, ठीक है। और ज्यादा डेटा याद करने के पीछे नहीं भागना है, जो कुछ बेसिक डेटा है वो सिर्फ याद रखना है। सिर्फ हमें ये ध्यान होना चाहिए कि कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट है, उसमें क्या किए जा रहे हैं, उसका बजटरी एलोकेशन मतलब कितना रुपीज है इन टर्म्स ऑफ करोड़ या इन टर्म्स ऑफ लाख। यदि वो याद नहीं भी रहे तो फिर भी चलेगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए प्रोविजंस क्या सब है, ठीक है। और उसको हम लोग लिंक कर सकें अपने आंसर्स में, तो ये सब कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको करिए, फिर उसके बाद और डिस्कस करते हैं, कुछ और होगा तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। खत्म करते हैं इसको यहाँ पे। और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है, खत्म करें, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू।